स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे आसूस रॉग फोन 6 प्रो के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये है क्या? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये यूनिक लाइनअप है, यानी कि आसूस अगर फ़ोन की कंपनी में कूदता और ट्राई करता डायरेक्ट सैमसंग से भिड़ने का या आईफ़ोन से भिड़ने का, फ्री का पिट जाता। तो ये लोग नीश वाले मार्केट में गए और एक कहावत है दे आर रिचेस्ट टू बी मेड इन निचेस। तो मतलब आप यूनिक चीज़ बनाओ तो उसके लिए भले आपका काम हो सकता है। तो ये लोग गेमिंग फ़ोन बनाना स्टार्ट किए और इनका काम था वॉल्स टू द वॉल्स, मतलब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ गेमिंग में नहीं करने वाला। बाकी सारा चीज़ का कुछ भी हो जाए, साइज़ बड़ा हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए, गरम हो जाए, कुछ भी हो जाए, गेमिंग में नहीं कटौती होगी। उसका मतलब ये समझिए डेडिकेटेड इक्विपमेंट था कि भैया गेमिंग फ़ोन देंगे और इनका मेन सेलिंग पॉइंट होता था ये सस्टेन्ड परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। सस्टेन्ड परफॉर्मेंस का ये मतलब होता है कि आप बहुत सारा प्रोसेसर ले सकते हैं, चाहे वो मिड रेंज फ़ोन में हो, चाहे हाई एंड फ़ोन में हो, वो सब काम करता है और थोड़ा देर के लिए बर्स्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा देता है कि काफ़ी चीज़ कर सकता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं दे पाएगा। मतलब आप स्टार्ट करोगे गेम 60 एफपीएस पे चलेगा, देखते-देखते वो 45 तक उतर जाएगा या उससे भी नीचे उतर सकता है। तो ये उस मतलब फ़ोकस किए थे कि भैया ये सब नहीं होना चाहिए हमारे में। और इसमें यही समझिए कि जितने भी ऐड ऑन की ज़रूरत जैसे कंट्रोलर हो जाए, फ़ैन हो जाए या डॉक हो जाए, ये सब ये खुद ही रिलीज़ करेंगे। तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे थे और ये 18 अक्टूबर 2018 में इनका पहला रिलीज़ किया गया था और इसके बाद काफ़ी धीरे-धीरे मतलब इनका नाम धीरे-धीरे बनने लगा है और प्राइस जो है थोड़ा भागते जा रहा है। काफ़ी स्पीड से भागते जा रहा है। तो यही आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। रॉग फ़ोन 6 सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, इसका प्रो के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, सबसे पहले मेन बात है। तो यहाँ पे शुद्ध भाषा में कहा जाए ये आईफ़ोन हो चाहे कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसको गेमिंग में फ्री का धो देगा। आप आईफ़ोन में करेंगे कैमरा भले इससे बेटर मिल जाए आपको, भले ये बेटर मिल जाए, वो मिल जाए, थोड़ा स्मूथनेस ऑन ऑफ करने में आपको भले मिल जाए। लेकिन जहाँ गेम लॉन्च करेंगे आईफ़ोन बोलेगा हम आ रहे हैं। ये बोले भाई हम पहुँच गए मतलब आपको मैंने नीचे दे दिया कमेंट। सीधा शुद्ध मामले में गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको डिस्कशन नहीं करना। बाकी सब में आप जो करना कर लो। गेमिंग में ये फ़ोन है तो है, बाकी सब चीज़ नहीं है। तो ये बढ़िया बात है। पर इन्होंने कैसे वो अचीव किया उतना परफॉर्मेंस? बैटरी स्प्लिट कर दिया गया है। जनरली एक बड़ा बैटरी काफ़ी अच्छा माना जाता है, मतलब क्योंकि उसका डिग्रेडेशन बहुत धीमे-धीमे होता है, यानी कि कितने साल तक वो बैटरी आपको बम-बम चलेगा, वो अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना था कि मतलब एक बड़ा दे दो लेकिन फिर प्रोसेसर कैसे ठंडा रखें, तो बात है प्रोसेसर बीच में रखे और वेपर चेंबर हर तरफ फैला दिया और बैटरी को भी साइड में कर दिया ताकि हीट निकल सके अच्छे से। तो ये उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मतलब बैटरी थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, लेकिन वेपर चेंबर जो इनमें दिया बहुत बड़ा है। और इससे ये फ़ायदा है कि इसमें अगर आप कूलिंग डालते हैं और मतलब ये खुद ब हीट सिंक भी है, खुद से उसमें वेपर चेंबर भी है, स्प्लिट बैटरी ताकि हीट निकल भी सके अच्छे से, सब चीज़ बल्ले-बल्ले है। और उसके बाद आप इसे ऊपर एक्सेसरीज़ भी लगा सकते हैं, कूलर एक्सेसरीज़, एरो एक्टिव कूलर 6 लगा सकते हैं और ये इसमें पेल्टियर कूलर है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पंखा है, पेल्टियर यानी कि ठंडा करेगा। और इस मामले में ये एकदम ओपी लेवल परफ़ॉर्मेंस चला जाता है, मतलब आपको सोचना नहीं है, यानी कि आप 1 घंटा खेल रहे हैं, 2 घंटे खेल रहे हैं या 6-7 घंटा खेल रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सारे फ़ोन में था इंक्लूडिंग आईफ़ोन की, मतलब आप ले लीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए, शुरू में परफ़ॉर्मेंस बढ़ेगा फिर धीरे-धीरे घटेगा। आईफ़ोन में कम घटता है लेकिन उसमें भी घटता है। आप सैमसंग भी ले लीजिए बढ़िया चलेगा, घट के थोड़ा-सा लो लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे वो गर्मी निकाल पा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे उसका पूरा व्यवस्था किया गया है और इनका मेन जो है एसओसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 8C मतलब स्नैपड्रैगन 8+1 जेन 1 जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है कि ये 4 नैनोमीटर का है। बाकी सब जितने मार्केट में है वो 5 नैनोमीटर के हैं। तो ये 4 नैनोमीटर का इस्तेमाल करके ना ये मतलब सेम आर्किटेक्चर सेम, बस थोड़ा-सा उसमें पॉलिश किया गया है, एफिशिएंसी भी बढ़ गया है। यानी कि ये बिजली ही कम बिजली खाता है तो गर्मी कम पैदा करता है। इसीलिए ये काफ़ी अच्छा खासा ऑल डे बैटरी लाइफ दे रहा है। मतलब आपको सेम प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 1 जेन 1 मतलब समझिए साल के शुरू से मिल रहा था, वो सबसे ये ज़्यादा बेटर है। परफॉर्मेंस में नहीं, परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन ये कम बिजली में वो कर पाता है। यानी कि जितना हॉर्स पावर ये दे पाएगा जितने बैटरी में, आपका दूसरे नहीं कम्पीट कर पाएँगे। ये इन्होंने मेन मेहनत किया है। बहुत बड़ा अंतर नहीं, मतलब ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ, मतलब आपका बाकी सब जैसे हम लोग पहले 60 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ में आए, कितना बड़ा अंतर था, वैसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आपको फ़ील होने लगेगा डे में, यार फ़ोन थोड़ा ज़्यादा देर चल रहा है, कम चार्ज करना पड़ता है, गर्म कम होता है और कूलर भी अगर आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा देर तक चल सकता है। तो परफॉर्मेंस में नहीं डिस्कशन करना है। गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं डिस्कशन करना है। ये पहुँच गया उस जगह पे जहाँ पे आपको नहीं डिस्कशन करना है। अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ का। तो एक्सेसरीज़ में ये समझना ज़रूरी है कि इतने प्रोसेसर हमारे पावरफुल होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और होते जाएँगे। फिज़िक्स बोलता है भैया नहीं होगा तुमसे। मतलब कि थर्मल थ्रॉटल हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। ये फ़ोन काफ़ी देर से होता है लेकिन होता है थर्मल थ्रॉटल। मतलब अब डिपेंड करता है आईफ़ोन का, अगर आपका थर्मल थ्रॉटल वैल्यू आता है 20% यानी कि फुल पे चल रहा था, 20 मिनट के बाद वो 20% घटा दिया अपना आउटपुट, ये उससे कम घटाएगा। लेकिन घटाएगा ज़रूर, थोड़ा मतलब 1 घंटा में नहीं तो 3 घंटे में करेगा। आपको बाहर से एक्टिव कूलिंग चाहिए या अंदर
में एक्टिव कूलिंग चाहिए, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, एक्टिव कूलिंग आपको चाहिए। तो इस फ़ोन में सेकंड यूएसबी पोर्ट दिया जा रहा है, मतलब ये फ़ोन में शुरू से ही सेकंड यूएसबी पोर्ट देते थे। उसमें आप चार्जिंग भी कर सकते हो ताकि आप जब खेल रहे हो, यही सब बोल रहा है, छोटा हर एक चीज़ डिज़ाइन किया है कि क्या आपको गेम खेलने में आसानी होती है कि नहीं। तो फ़ोन अगर ऐसे पकड़ते हो, साइड से ज़्यादा उँगली ऐसे ऐसे क्लॉक करना पड़ेगा, दिक्कत होगा। शांति से नीचे लगाओ, आराम से खेलते रहो कई घंटे तक। तो ये भी उसमें कर दिया गया है। फैन का जो एक्सेसरीज़ है वो डायरेक्टली उसी से कनेक्ट होता है, यानी आपको बाहर से प्लग जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, चाहें तो आप इसको कर सकते हैं और आपको इसका पेल्टियर मॉड्यूल चलाने के लिए वो करना पड़ जाएगा। लेकिन ये बात पे मैं थोड़ा हैरान हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी इनको इंजीनियरिंग में इतनी टाइम कैसे लगा, कि मैं इनको देख रहा हूँ मतलब जो 4-5 मॉडल रिलीज़ कर चुके हैं, मतलब सुधार ही नहीं रहे थे कि भैया शांति से यूएसबी पोर्ट दे दो ना। साइड में पहले ये लोग यूएसबी पोर्ट दिए, फिर उसमें बोलते कि नहीं ये यूएसबी पोर्ट नहीं, इसमें मत डालिए क्योंकि वो एक्सेसरीज़ पोर्ट है। फिर हुआ कि यूएसबी सी पोर्ट प्लस नौटंकी पोर्ट, फिर हुआ कि यूएसबी सी पोर्ट प्लस पोगो पिन्स। मतलब शांति से यूएसबी सी पोर्ट दो, उसको ढंग से ऐसा डिज़ाइन करो कि 2 यूएसबी सी पोर्ट है जिसमें सारा काम करता है। वो पहली बार अब जाके हुआ और इसका साइड इफेक्ट है कि जितने बार ये एक्सेसरीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, सब एक्सेसरीज़ सिर्फ एक जनरेशन में आ रहा है, बाकी में फेंको। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फाइनली आने वाले टाइम तक चलेगा, क्योंकि शांति से ये सब नौटंकी हुलू-लुलू हटा के यूएसबी सी पोर्ट दिए। मतलब इतना टाइम लग गया आपको समझ में, भैया शांति से यूएसबी सी पोर्ट दो ना, 2018 से कर सकते थे। लेकिन मतलब नहीं, मतलब हम पोर्ट देंगे, फिर उसके बगल में एक्सटेंडेड पोर्ट देंगे, नहीं, फिर एक्सटेंडेड में बहुत लोग पा रहे हैं, बहुत सारा फ़ोन डैमेज हो जा रहा था क्योंकि चार्जर लगाने के आपको लगेगा यूएसबी-सी जैसा, आप डाल ही दोगे यूएसबी-सी केबल। तो वो सब नौटंकी हटा के फाइनली इतना साल लगा इनको समझने में कि नहीं, शांति से यूएसबी-सी डालते हैं नॉर्मल, मतलब उसमें कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब ये काम करेगा। तो कूलर में आपको 4 बटन भी दे दिए, बोलो गेमिंग सूत उठ के गेमिंग के लिए बनाया गया, तो जिनको गेम खेलने में एक्स्ट्रा बटन्स चाहिए उनको बटन्स भी मिल जा रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर समझिए, ई स्पोर्ट में इसमें कई जगह पे बैन लग सकता है क्योंकि वो मतलब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के साथ प्ले हो सकता है, तो डिपेंड करता है। इनपुट भी बढ़ जाता है और फर्स्ट पार्टी कंट्रोलर भी ये रिलीज़ किए हैं और वही बोल रहा है कि ये सब इनका मतलब उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हर बार चूँकि इनको नया बनाना पड़ रहा है, हर बार इनका ये इकोसिस्टम नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए रॉग 4 था, आप मतलब ये 5 में नहीं कूद पाएँगे, 5 है तो 6 में नहीं कूद पाएँगे, ये इनको ले डूब रहा है, 4 बोल रहा हूँ। 5 और 6 में आप नहीं कूद पाएँगे, तो मतलब मेरे कज़न के पास है, लेकिन वो कूद नहीं सकता कि भैया उसी का इक्विपमेंट इसमें जोड़ दो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पोर्ट बार-बार ये पोर्ट में नौटंकी कर रहे थे। अब जाके फाइनली हुआ कि ठीक है, शांति से यूएसबी-सी पोर्ट देते हैं, उसी के अंदर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करके सारा काम करते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम से मतलब यहाँ से जो कंट्रोलर है, ये उम्मीद करता हूँ कि बस ये केस जो है, बीच में जो केस जोड़ के रख रहा है, वो केस नया आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा तिगड़म नहीं होगा। ये भी आपको नहीं फेंकना पड़ेगा अगले साल अपग्रेड करने के लिए। तो एक्सेसरीज़ में ये है और ये पेल्टियर का मतलब ये होता है कि ये बिजली का इस्तेमाल करके फ़ोन का बैक को ठंडा करता है। फ़ोन का बैक कंडक्टिव है तो या वेपर चैम्बर से डायरेक्ट टच तो हो नहीं, तो ठंडा करता है ताकि वो हीट सोक कर सके अच्छे से। यानी मतलब अगर रूम मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री तक उतार देगा। अगर आपका रूम गर्म है 35 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ये इसको उतार सकता है आराम से 20 तक। मतलब ये एम्बिएंट टेम्परेचर से नीचे लाएगा और फैन उसका गर्मी निकालता रहेगा, पेल्टियर का भी और फ़ोन का भी। तो एक्चुअली आपका फ़ोन फुल परफॉर्मेंस दे पाएगा कंटिन्यूअसली, बिना उसके नहीं दे पाएगा कंटिन्यूअसली। और इसमें पेल्टियर कब चलेगा, फैन कब चलेगा, वो चूँकि यूएसबी-सी से डायरेक्टली स्मार्टली कनेक्टेड है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से देख के बात करके वो सँभाल लेगा कि हमको अभी ज़रूरत है, बर्स्ट नहीं कर रहे हैं, फैन ही चलाओ। अरे बर्स्ट कर रहे हैं तो भैया पेल्टियर चला दो ताकि थोड़ा ठंडा हो सके। पावर नहीं है बैटरी में ज़्यादा, पेल्टियर बंद कर दो। ये सब स्मार्टली काम होगा। अब बात करते हैं इसका कीमत है, जो सबसे बड़ा दर्दनाक बात है। बात है कि ये लोग अब छू रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं फ्लैगशिप का कीमत। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था मैं थोड़ा हैरान था कि इसका दाम काफ़ी कम था और शुरू में काफ़ी लोग थे खुश कि क्योंकि ये 30-35,000 में काफ़ी अच्छा फ़ोन दे रहा था और इनका था कि एक चीज़ ये दे रहे थे और ढंग से कर रहे थे। बाकी सब चीज़ में कटौती था, लेकिन किसी को शिकायत नहीं थी क्योंकि दाम कम था। मतलब दाम ये था कि 30,000 का आप एक बेसिक फ़ोन लो जो कोई भी काम ढंग से नहीं करता, या एक ये फ़ोन ले लो जो गेमिंग तो ढंग से कर लेता है। जो जिनको गेमिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, चुपचाप से वो खरीद लेते थे तो खुश रहते थे लोग। अब आप 90,000 डाल रहे हो और गेमिंग फ़ोन लोगों को उतना पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सब का डिज़ाइन जो है, आप मान लीजिए किसी बड़े लोग हैं आप, बड़े लोगों के बीच में इस तरह का फ़ोन निकालना किसी को नहीं पसंद आएगा। इसको इतना केस में वो ढक देंगे ना कि भाई दिखना नहीं चाहिए कि आरजीबी लाइट है। मतलब एक होता है ना, पॉश फीलिंग नहीं है इसकी। तो 90,000 देने में दूसरे कारण से चुभता है कि यार दिखा पाओगे कि नहीं। तो वही समझिए। और अब एक रियल वर्ल्ड में आते हैं कि दूसरे फ़ोन सब जो हैं, मैं बोल रहा हूँ ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कैसे जानते हो? आप बेंचमार्क चलाते हो, साइड बाय साइड चलाते हो। क्या आम आदमी रियल लाइफ़ में ऐसा करता है? नहीं। वो आप बस खरीदते हो, आप बस का कंपैरिज़न होता है कि मेरा पहले फ़ोन से बेटर है कि नहीं। तो वो तो आपका आजकल हर कोई फ़ोन होने लगा है और दूसरे फ़ोन के अगर ठंडे दिमाग से कंपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है।
ये बात एकदम समझिए कि जब पहले ये आया था तो सैमसंग मतलब पीछे चल रहा था 60 हर्ट्ज, जो कि हँसी वाली बात है कि सैमसंग का ही डिस्प्ले बाकी सब दे रहे थे। तो सैमसंग 60 हर्ट्ज पे लॉक रखा हुआ था अपना अल्ट्रा को भी। तो लोगों को फ़ील हो जाता है भैया ये 60 हर्ट्ज है, ये 120 है, बहुत बड़ा अंतर होता था। अब 120 से अगर आप ऊपर चले जाते हो, यानी कि आप चल जाते हो 120 से लेके 160 तक, वो फीलिंग नहीं रह जाती है। और रहा बात, गेम्स उतने एफपीएस पे चलते ही नहीं है। ये कंप्यूटर नहीं है कि आप मतलब एकदम सब चीज़ बढ़ा दो, क्रैंक कर दो, सारे एफपीएस खुल जाएँगे, वैसा है ही नहीं। गेम इंजन वैसा बना ही नहीं जाता। और कोई भी गेम डेवलपर हो, चाहे वो पबजी का डेवलपर हो, चाहे वो किसी का भी डेवलपर हो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का हो, वो हर डेवलपर सबसे लोएस्ट इक्विपमेंट के लिए गेम बनाया जाता है कि यानी कि गया से गया गुजरा फ़ोन में ये ढंग से चल जाए। उससे ज़्यादा वो नहीं बनाते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपका गेम चल रहा है, आपके पास और हॉर्स पावर है, एफपीएस बढ़ा दो। वो भी एक हद तक बढ़ाएँ क्योंकि उसके बाद टाइम सिंक करना दिक्कत है, खासतौर पे मल्टीप्लेयर में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रियल वर्ल्ड में अगर आप खेलेंगे तो जैसे काफ़ी लोग कर रहे हैं कि इसमें 60 एफपीएस मिल जा रहा है। भैया आपकी स्क्रीन तो 120 का है, फ़ायदा क्या हुआ आपका 166 का लेने का अगर आपका गेम बेयरली 60 तक ही चल पा रहा है। कारण वही है कि डिटेल्स बढ़ा लो, एफपीएस घट जाता है। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप सैमसंग अल्ट्रा में खेल रहे हैं, आईफोन में खेल रहे हैं या इसमें खेल रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। 90,000 जितना अंतर नहीं है। जो पहले था, पहले बहुत बड़ा अंतर था। पहले भैया 30,000 में ये ले लो या 60-70,000 में कुछ दूसरा लो तो बात अलग है। अब है कि 90 का दोनों है। तो रियल वर्ल्ड फील एक्सपीरियंस उतना अंतर नहीं देगा जितना आप सोच रहे हैं। मतलब गेम में दिखा देंगे, बेंचमार्क में दिखा देंगे, लेकिन एक होता है ना कि डे टू डे यूज़ में ऐसा वाओ वाला फीलिंग नहीं आएगा। और इससे सबसे बड़ा असर क्या पता है? लो सेल्स होगा, कम बिकेगा क्योंकि ये कितने लोग हैं जो गेमिंग से पैसा इतना कमाते हैं कि वो आराम से इस पे खर्च कर रहे हैं? बहुत कम लोग होंगे, गेमिंग से इतना पैसा कमा के। कितने लोग होंगे जो गेमिंग करते हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो इस तरह का फ़ोन ले सकते हैं? क्या वो इस तरह का फ़ोन लेना चाहेंगे? तो इससे सेल्स वॉल्यूम घटने लगता है। सेल्स वॉल्यूम घटता है, उससे प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम होता है, प्राइस क्रीप हो जाता है। प्राइस क्रीप का यानी दाम भागने लगता है। तो जैसे इस बार 90,000 पहुँच रहे हैं, आराम से हो सकता है अगले साल सीधे 1,20,000 पहुँच जाए। तो ये एक बहुत सीरियस बात है और उसमें उतना तकलीफ नहीं है, मतलब डिज़ाइन में कोई तकलीफ नहीं है। आप फ़ोन बहुत भयानक दे दे रहे हो, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ है कि भाई बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग है, इस कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग है, यानी कि इसका कैमरा जेनुइनली नहीं है फ्लैगशिप के आसपास का। आपको इसको आईफ़ोन भी धो देगा, सैमसंग भी धो देगा और ये पहली बार बोलने वाला है सैमसंग धो देगा। टू बी फेयर सैमसंग अल्ट्रा सीरीज़ में तो बहुत मेहनत करता है कैमरा में। एफ सीरीज़ और एम सीरीज़ में टट्टी देता है, लेकिन अल्ट्रा में सैमसंग जेनुइनली मेहनत कर रहा है, जेनुइनली बहुत अच्छा देने लगा है। ये सब उसी के दाम के आसपास है, धो देगा भैया। तो वही समझिए कि जिनके पास इतना पैसा है और गेमिंग से भी नहीं पैसा बना रहा, वो इस फ़ोन की जगह पे अल्ट्रा ही ले लेंगे। और क्या अल्ट्रा गेम चला सकता है अल्ट्रा पे? ऑलमोस्ट सारे गेम चला सकता है। क्या उतना बढ़िया रहेगा जितना ये है? नहीं। क्या इतना खराब हो कि अरे यार इसमें तो हम खेल ही नहीं? वैसा नहीं होगा। अब वो ज़माना नहीं है जो मतलब पहले आता था, M10 सीरीज़ में आता था कि भैया M10 में किसी तरह आपका गेम चल रहा है, बाकी अल्ट्रा लो तब हाँ भाई गेम चल रहा है, वो अब नहीं है। तो यही दिक्कत, बहुत सारा शॉर्टकमिंग है। सबसे पहला वाटर प्रूफिंग भी कम किया गया है, जो कि थोड़ी अजीब बात है कि भैया आप ढंग से फ़ोन तो बनाओ यार, वाटर प्रूफिंग ढंग से करो। और दूसरे अल्ट्रा हो चाहे आईफ़ोन हो, दोनों में अगर आपका वाटर प्रूफिंग ज़्यादा बेटर आ रही है तो भाई 90,000 ले रहे हो। कैमरा भी आपका वो है। और सबसे बड़ा तकलीफ़ जिस कारण से लोग एक्चुअली नहीं उतना खुश हैं कि 2 साल का ओएस कमिटमेंट कंपनी ही दे रही है। कंपनी कह रही है कि भैया हम 2 साल तक ऐसा कमिटमेंट रखेंगे, उसके बाद की हम नहीं कह सकते। जबकि सैमसंग धीरे-धीरे करते-करते मतलब सैमसंग कुछ अपडेट नहीं देता था। वहाँ से हो गया कि सिक्योरिटी अपडेट देने लगा। फिर हो गया कि नहीं ओएस अपडेट 1 अपडेट करेंगे। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 4 करेंगे और उनका हिस्ट्री चूँकि मैं बहुत पहले से सैमसंग यूज़ कर रहा हूँ। कितना पहले से? सैमसंग C100 से यूज़ कर रहा हूँ। वो दुनिया का पहला कलर फ़ोन था। तो मुझे पता है सैमसंग का हिस्ट्री है कि वो सुनते हैं कस्टमर की, सुधारते हैं। सैमसंग 30 रिलीज़ कर रहा था इंडियन मार्केट, लेकिन सुधारा, एम सीरीज़ निकाला जो बाकी सबको धो सका। तो सैमसंग का हिस्ट्री है, लोग उस पे भरोसा करते हैं। मेरे पास है कि वो सुधर गए। कुछ नहीं देते थे, अरे भैया अपडेट देने लगे, अरे भैया ओएस अपडेट देने लगे। तो वहाँ पे आप ये रिलीज़ कर रहे हो जिसमें कंपनी खुद कह रही है कि हम 2 साल ही देंगे, तो लोग का हो जाता है यार 90,000 ले रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि वॉव वाला अंतर है। क्योंकि गेम बनाने वाला कोई भी जो गेम स्टूडियो वो नहीं बनाएगा इसके लिए। बोले भैया इसमें 18 जीबी रैम है, बोलेगा भाई बाकी सब में तो 8 ही जीबी है ना, 8 जीबी में गेम चलना चाहिए ना। और 8 जीबी से आपको बहुत खुशकिस्मत रहे तो मतलब समझिए 5 जीबी या 6 जीबी मिलेगा कि सिर्फ गेम खा सकता है, गेम फाइल उतना खा सकता है। आप उसी के हिसाब से बनाओगे। तो हिसाब वही रहता है, प्राइस के कारण ये जो है उतना नहीं भा रहा। 90,000 अगर ये छू रहा है तो क्योंकि एटलीस्ट ये सुधार दो, ओएस कमिटमेंट सुधार दो, कैमरा और वाटर प्रूफिंग सुधार सकते हैं। कैमरा तो जेनुइनली मतलब कंटिन्यूअसली हो गया कि नहीं कैमरा तो अच्छा होगा ही नहीं। तो भैया दाम आपका इतना क्यों भाग रहा है? मतलब सेकंड ओलेड जो स्क्रीन इसमें नौटंकी डाल रहे हैं उसको हटाइए, उसको फेंकिए, ढंग से कैमरा डालिए ना, ज़्यादा फायदा होगा। तो वही प्राइस इसका बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लेवल पे चला जा रहा है। अब बात करते हैं क्या आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है? हाँ, अगर आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग चाहिए, जो बाकी सब फ़ोन से थोड़ा-सा ऊपर चल जाए और इससे थोड़ा-सा नीचे आ जाए, वो आपका अगर रेड मैजिक 7 प्रो है, सिमिलर है, गेमिंग फ़ोन है और इसमें अंदर में फ़ैन दिया हुआ है। तो इसमें वाटरप्रूफिंग नहीं है तो समझ में आता है कि फ़ैन दिए हुए हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा है, फ़ैन चूँकि हीट सिंक के पास है, हीट सिंक एसओसी के पास है, ठंडा ठीक से कर लेता है। तो ये काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू ये इसके कंपेयर में। अब फिर बात करते हैं आईफ़ोन 13। अब 13 है सर और वो आईफ़ोन है, मेरा बड़ा है।
तो आईफ़ोन का स्वैग मिल जाएगा तो बात ही नहीं रहता। नहीं अगर आप आईफ़ोन जितना दाम माँग रहे हो, तो लोग एक्सपेक्ट और कैमरा तो जेनुइनली इसको तो धो देगा, आसूस को तो धो देगा। अब फिर बात करते हैं, आप गैलेक्सी S22 अल्ट्रा ले लेते हैं, जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा दाम है, लेकिन अगर आप अपना पुराना फ़ोन को एक्सचेंज में डालते हैं, इसी दाम पे आएगा। तो लोग ये क्यों ना ले लें और ये ज़्यादा बेटर वाटरप्रूफिंग है, इसमें पेन घुसता है तब भी वाटरप्रूफिंग दिए हुए हैं। तो ये और इसका कैमरा तो जेनुइनली मतलब हिल जाइएगा इसका जब टेलीफ़ोटो कैमरा का आउटपुट देख लीजिएगा। आईफ़ोन नहीं आता आस-पास, मतलब आईफ़ोन दूर से भैया हमसे ना होवे, ये इतना आगे जा चुके हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ग्रेट ऑल-राउंडर है, स्क्रीन बड़ा है, सब चीज़ बढ़िया है, डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है, सर्टिफ़िकेशन भी है, सर्टिफ़िकेशन में लटके हुए हैं कि भैया नेटफ्लिक्स आपका एचडीआर नहीं अनलॉक करता है, सर्टिफ़िकेशन नहीं है, इसका सर्टिफ़िकेशन है। आईफ़ोन का तो आईफ़ोन इस मामले में बहुत बढ़िया है, सर्टिफ़िकेशन वो पहला दिन करता है, बाकी चीज़ बाद में करता है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन उसी दाम पे हैं और तीनों में आपको कुछ जब मिलेगा, जैसे ये है कॉम्प्रोमाइज़ फ़ोन है, तो दाम भी कॉम्प्रोमाइज़ है। भयानक फ़ोन है, तो हर चीज़ में भयानक फ़ोन है। भयानक ईगो है, भयानक हर चीज़ में है। तो आपको वही समझिए कि क्या गेमिंग उतना है जैसे कि बहुत लोग कह सकते हैं कि कैरिन मैनाटी खरीद सकता है। तो हाँ, हो सकता है ना भाई वो एक फ़ोन में रॉग फ़ोन एक पॉकेट में रॉग रखेगा, दूसरे पॉकेट में आईफ़ोन रखेगा। आप उतना कमाते हो तो बात अलग है। लेकिन हिसाब वही रहता है कि इस फ़ोन का दाम नहीं जस्टिफ़ाई कर रहा है कि इस तरह का कचरा कैमरा के साथ। कैमरा इनको सुधारना चाहिए क्योंकि हर साल लोग यही बोल रहे हैं और मुझे तो हैरानी होगी कौन-सा इंजीनियर था जिसको 4 साल लगे ये समझने में कि भैया यूएसबी-सी पोर्ट ही दे देते हैं ना, ज़बरदस्ती का हुलू-लुलू पोर्ट नहीं बनाते हैं ना और सोचिए एक्सेसरीज़ इनका कोई कीमत नहीं है एक्सेसरीज़ का क्योंकि हर एक्सेसरीज़ हर फ़ोन के साथ फेंकना पड़ जा रहा है। तो वही समझिए कि उतना बड़ा बात नहीं है ये फ़ोन जितना मैं परफ़ॉर्मेंस जेनुइनली अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि इस परफ़ॉर्मेंस के लिए इतना ज़्यादा पैसा आप माँग रहे हो, तो प्राइस टू परफ़ॉर्मेंस रेशियो बहुत खराब है। और हिसाब वही है कि 2 साल बाद जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ओएस अपडेट आता है, तब क्या करेंगे? तब तो ये भी आपको ओएस अपडेट इसका तो मेन सेलिंग पॉइंट जो जेनुइनली अच्छा है वो है कि भैया ओएस अपडेट आएगा, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगा नया फ़ोन खरीदने में। तो हिसाब वही रहता है कि ये जो सुपर हाई प्राइस माँग रहे हैं, शॉर्ट लाइफ के साथ, अगर आप एकदम डेडिकेटेड गेमर हो, आप गेमिंग से पैसा निकाल रहे हो, आप गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आम लोगों की आम ज़रूरतों में, आम गेमर्स की भी ज़रूरतों में ये थोड़ा दाम ज़्यादा भाग गया और जो इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं चांसेस है वो या तो सैमसंग ले लेंगे या आईफ़ोन ले लेंगे या मतलब कम बजट में ये आपका रेड मैजिक ले लेंगे। तो हिसाब वही रहता है कि ये फ़ोन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखने पे उतना अच्छा नहीं है प्राइस के कारण। मतलब अगर इनको रहता है क्योंकि अब ये ऐसा एक्सेसरीज़ बना सकते हैं जो अगले साल चलेगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, तो देखिए और कैमरा तो जेनुइनली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। बस सेंसर का मेगापिक्सल बढ़ा दे रहा है। भैया वो नोकिया 19 मतलब 1900s में हाई मेगापिक्सल पे चल रहा था। आपको आप लोगों से जिनका उम्र मेरे आस-पास होगा उनको पता होगा नोकिया बीच में 64 मेगापिक्सल का पहले उतारा था कैमरा। बाद में समझ में आया कि नहीं भैया कचरा है, क्योंकि लेंस उतने अच्छे नहीं होते थे। तो वही वही वाला कर रहा है कि बस सेंसर बढ़ा दिया। अरे भैया पीछे प्रोसेसिंग भी चाहिए। तो आप वही समझिए ये तीनों मतलब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेटर बैंग फॉर बक देता है। यानी कि आपको पैसा देने पे ऐसा नहीं लगेगा सिर्फ़ एक चीज़ मिल रहा है। हाँ, अगर आपका कमाई है, गरम-गरम पॉकेट है, लीजिए। नहीं है तो आईफ़ोन ले लीजिए दिखाना है और आपको कैमरा का परफ़ॉर्मेंस चाहिए सैमसंग ले लीजिए। तो अल्टरनेटिव्स है, ये फ़ोन उतना मैजिकल नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन था क्योंकि मेरा शुरू का याद है मैं चौंक गया था, मैं खरीदना चाह रहा था। भैया 30,000 में इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे रहे हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉग फ़ोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जॉइन करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।